जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग कक्षा 10वीं का, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, कक्षा 10वीं का जो आपका इतिहास का जो विषय है, इतिहास के विषय का जो आपका चैप्टर 2 है, आपका क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर का हम लोग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उससे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और आज का जो टॉपिक हम लोग इस चैप्टर पे शुरू करेंगे वो टॉपिक क्या है, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो टॉपिक है उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है बहुत ही आपका शानदार और साथ ही साथ आपका ये पूरा का पूरा एक तरह का जानदार टॉपिक है। तो अब सवाल कि शानदार क्यों और जानदार क्यों? शानदार इसलिए क्योंकि ये आपके लिए आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस टॉपिक से आपको आपके कोई भी एग्जाम है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो या आपका जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और जानदार क्यों है? क्योंकि ये पूरे के पूरे चैप्टर का, जिस तरह असहयोग आंदोलन पूरा का पूरा चैप्टर का जान था, उसी तरह ये जो आपका एक टॉपिक है, ये इस पूरे चैप्टर का पूरा पावरफुल टॉपिक है। तो थोड़ा इस घटना के बारे में समझते हैं कि आखिर नमक कानून क्यों अपनाया गया, किस कारण से नमक कानून शुरू किया गया, इन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आपको पहले आप गौर समझिएगा, आखिर नमक पे नमक कानून, नमक यात्रा क्या था, इसके बारे में बात करेंगे। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होगा कि भारत का जो 3 भाग, यानी कि गुजरात से अगर शुरू करते हैं तो शुरू करके या दक्षिण का जो पूरा भाग है, और दक्षिण का भाग से लेके जो बंगाल की खाड़ी तक का जो एरिया आता है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा आपका पोर्शन है, तो पूरा का पूरा क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। और नमक चूंकि किससे बनाया था, समुद्र के पानी से बनाया जाता है। तो जब सरकार ने, जब सरकार का मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन सरकार का, जब ब्रिटेन सरकार ने नमक पर क्या लगा दिया, कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, तो नमक पे जब कर लगाया गया तो उसके चलते गांधी जी ने आंदोलन को शुरू करने का क्या क्या एक विचार बना। तो अब सवाल है कि आखिर नमक यात्रा का शुरुआत कब होता है? तो देखिए यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट क्या है, 1930 होगा, 31 की जगह क्या होगा आपका 30 होगा। जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो मैं ठीक कर दूंगा। तो नमक की शुरुआत जो होता है वो 11 मार्च 1930 की होती है, नमक यात्रा की शुरुआत होती है। और इसी यात्रा को क्या कहा गया, दांडी यात्रा के नाम से जाना गया। दांडी यात्रा क्यों? क्योंकि ये जहाँ से शुरू होता है, यानी कि जहाँ से ये शुरू होकर इसको जहाँ पहुँचना था वहाँ पे आपका क्या था, डांडी नामक जगह था। तो इसलिए इस यात्रा को दांडी यात्रा या दांडी नामक यात्रा भी कहा जाता है। कारण समझिएगा, सबसे बड़ा कारण कि देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई दिया। इसका कारण क्या था कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग क्या करते थे, नमक का इस्तेमाल करते थे। और सभी का जो है नमक जो है एक असरदार प्रतीक था, क्योंकि भोजन का हिस्सा था, भोजन खाना ही है। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या कहा, नमक कानून जो है वो अंग्रेजों की गलत कानून है। क्योंकि जब नमक सबकी आवश्यकता है तो जाहिर सी बात है कि जब आवश्यकता सब है तो इसके लिए लोग क्या करेंगे, अच्छे ढंग से काम करेंगे। तो अब सवाल कि जिस तरह गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बारे में टिप्पणी किया था अपने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में, तो आपका सवाल होगा कि सर गांधी जी ने इसके लिए कुछ तो कहा होगा। तो नमक कर पर गांधी जी के विचार, तो नमक कर पर क्या कहा कि नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजादेदारी मतलब कि आप सरकार से क्या ले रहे हो कि आप प्रोमिशन ले रहे हो कि मैं नमक का उत्पादन करूंगा कि नहीं। तो नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजादेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटेन शासन का सबसे दमनकारी पहलू क्या किया, बताया था। अब हुआ क्या था, पूरी घटना पे बात करेंगे, लेकिन पहले समझिएगा कि इस टॉपिक से आपको 3 तरह के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं नमक यात्रा को ही दांडी यात्रा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जिस जगह से शुरू हुआ और जिस जगह आपको जाना था, तो इसको जहां जाना था उस वाले एरिया को कहा गया दांडी नामक जगह कहा गया। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, दांडी यात्रा कहा गया। तो पूछा जाएगा कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, और संक्षेप में लिखना है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ देता है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। यानी कि एक उपनिवेशवाद का जो पूरा का पूरा ब्रिटेन जो शासन कर रहा था उसके लिए एक असरदार क्या था, आपका प्रतिरोध था। दूसरा क्या क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि दांडी मार्च अभूतपूर्व घटना साबित हुई है। एक ऐसी घटना साबित हुई है जिसने ब्रिटेन की जो साम्राज्य है उसको क्या क्या कर दिया था, हिलाकर रख दिया था। तो स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो पूरी की पूरी घटना पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। समझिएगा सबसे पहला कि गांधी जी का किस तरह से नमक का मांग रखा गया, जो भी चीजें उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिएगा, गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन, पूरा नाम क्या है आपका, लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी ने
31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को 11 मांगों वाली क्या करता है, एक पत्र जो है गांधी जी लिख देता है। तो कभी पूछेगा कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को पत्र कब लिखा था, तो आप क्या बोलोगे, 31 जनवरी 1930 को लिखा था। उसमें कितने मांग थे, तो 11 मांग था। तो अब सवाल कि सर क्या क्या मांग था, तो मैं अगर बात करूंगा इस पत्र में गांधी जी ने कुछ सामान्य मांग, अब हो सकता है कुछ सामान्य मांग था, सामान्य मांग माने कि जो सबके लिए है, लागू हो सकता है, कुछ सामान्य मांगों के साथ साथ उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक के विभिन्न तबकों के जुड़े मांगों के साथ नमक कर को समाप्त करने के बारे में पत्र में लिखा था। तो मैंने क्या बोला, सामान्य मांग लिखा और साथ साथ उद्योगपतियों को उस मांग से फायदा हो और किसानों को भी उस मांग से फायदा, यानी कि उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक को क्या हो, फायदा हो। और ये तो लिखा था, साथ ही साथ नमक कर को समाप्त करने के बारे में भी उस पत्र में जानकारी दी गई थी। और ये जो पत्र गांधी जी ने दिया था, ये एक प्रकार का मैं बोल सकता हूँ एक अल्टीमेट पत्र था। अल्टीमेट पत्र मतलब चेतावनी भरा पत्र, यानी कि अगर आप ये मांगों को पूरा नहीं करते हो तो मैं इसके बदले में यह करूंगा या मैं ये सारी घटनाएं मैं करना शुरू करूंगा, इस तरह की चेतावनी गांधी जी ने दिया था। तो गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेट यानी कि चेतावनी पत्र की तरह था, क्योंकि गांधी जी ने इस पत्र में लिखा था कि अगर 11 मार्च तक, देखो डेट दे दिया है, अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करेगा, छेड़ देगा। क्या करेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो छेड़ देगा। तो अगर पूछेगा कि गांधी जी का पत्र कैसा था, तो क्या बोलोगे, अल्टीमेट भरा पत्र था, यानी कि चेतावनी भरा पत्र था। उस पत्र में सीधा लिखा कि अगर आप हमारे 11 मांगों को नहीं पूरा करते हो तो हम लोग 11 मार्च तक क्या करेंगे कि भाई 11 मार्च तक अगर नहीं मानते हो तो फिर क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग क्या करेंगे, छेड़ देंगे। तो अब सवाल क्या, जब इरविन को पत्र लिखा गया तो क्या इरविन ने गांधी जी के मांगों को माना, तो नहीं मांगा। तो इरविन ने गांधी जी के 11 मांगों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो जब इनकार कर दिया तो गांधी जी क्या क्या होगा, आप मुझे बताइए। गांधी जी ने क्या क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी होगी। तो गांधी जी ने चूंकि पहले लिख दिया था कि अगर आप नहीं करते हो तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सीधा सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देंगे, छेड़ देंगे। तो गांधी जी ने सविनय आंदोलन छोड़ दिया। तो लोग नीचे बात करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि जब इनकार किया तो उसका क्या परिणाम हुआ। तो सबसे पहला परिणाम कि गांधी जी ने क्या किया, अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा को क्या करता है, शुरू किया। यह गांधी जी ने साबरमती के गांधी जी के आश्रम से, साबरमती के गांधी जी के आश्रम से, और यह यात्रा 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरातीय तट कस्बे में जाकर समाप्त होना था। तो पूछेगा कि नमक यात्रा का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम है कहाँ, गुजरात में, और गुजरात में कहाँ, तो अहमदाबाद में, आपको याद रखना है। तो यह यात्रा साबरमती के गांधी जी के आश्रम से शुरू हुआ और यह यात्रा कहाँ पे खत्म होना था, तो दांडी नामक गुजरात का जो तटीय कस्बा है, जो क्षेत्र है, वहां पे समाप्त होना था। और ये टोटल साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक का जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था, 240 किलोमीटर का क्या था टोटल डिस्टेंस, इसको तय करना था। और इसके लिए गांधी जी ने क्या किया था कि अपने 78 वॉलंटियरों को लेकर क्या किया था, यात्रा शुरू किया था। कहाँ से, साबरमती आश्रम से कहाँ तक का, दांडी नामक यात्रा तक, इसीलिए इसे दांडी यात्रा कहा जाता है। अब आगे समझिएगा। अब गांधी जी क्या करते हैं कि जब यात्रा शुरू करते हैं तो गांधी जी और उनके जो टोली है, यानी कि जो उनका वॉलंटियर है, वो प्रत्येक दिन क्या करते हैं कि 24 दिनों तक यह सफर को तय करते हैं, यानी कि 24 दिन में सफर तय करते हैं। और प्रत्येक दिन क्या करते हैं कि 10 मील तक क्या करते हैं, लोग सफर तय करते हैं। यानी कि लोग 240 जो किलोमीटर है, इसको प्रत्येक दिन लगभग 10 मील चलकर क्या किया, 10 मील चलकर ऐसे ऐसे करते टोटल 24 दिनों तक चला। और 24 दिनों में चलकर क्या किया, यह यात्रा जो है पूरा का पूरा गांधी जी ने समाप्त किया। अब बात क्या, जब गांधी जी ने आंदोलन किया, ये जब दांडी नामक यात्रा शुरू किया, तो केवल यात्रा को नमक बनाने के लिए तो नहीं रखा था, इसके पीछे और भी बहुत तरह का मोटिव हो सकता है। तो मोटिव क्या था, तो मोटिव क्या था कि यह टोली जहां भी रुकते वहां सभाएं करते तथा लोगों से गांधी जी स्वराज का अर्थ स्पष्ट करते हुए लोगों से शांतिपूर्ण अवज्ञा अर्थात अंग्रेजों के कहना ना मानने को कहते। तो अवज्ञा मतलब क्या होता है, अंग्रेजों का कहना ना मानना। तो गांधी जी जहां भी जाते, यानी कि जो पूरा का पूरा जो 240 किलोमीटर का जो डिस्टेंस तय किया और जो टोटल जो 24 दिनों तक इन्होंने जहां भी ठहरा, वहां पर लोगों को इकट्ठा करते, उन गांवों पे इकट्ठा करते और लोगों को समझाते
कि नमक कर किस तरह से हमारे लिए असरदार है और हमें स्वराज के लिए क्या करना चाहिए, स्वराज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में गांधी जी ने स्पष्टता जताई और लोगों से मांग किया कि आप क्या करें, अंग्रेजों के खिलाफ अवज्ञा करें, दैट मीन्स अंग्रेजों का कहना ना माने। और अंततः 24 दिन का सफर तय करने के बाद, 240 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं, तो दांडी नामक जो गुजरात का जो तटीय कस्बा है, यानी कि समुद्र से लगा हुआ जो तटीय कस्बा है, वहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को पहुँचते हैं। और या वो जगह का है दांडी पहुँचते हैं और समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना क्या करते हैं, नमक बनाकर जो है आपका, जो आप जानोगे कि अंग्रेजों का जो नमक कानून है उसका उल्लंघन करते हैं और उल्लंघन करने के साथ ही क्या होता है, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को। कब का बात है, 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था कि आपको यात्रा का जो है शुरुआत आपका होता है। आप समझिएगा कि अब हम लोगों ने देखा कि जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देता है, तो अब हम लोगों ने क्वेश्चंस पे जब हम लोगों ने चर्चा किया था, तो क्वेश्चंस पे एक चीज़ का मैंने स्पष्टीकरण किया था कि ये जो पूरी की पूरी यात्रा है, ये यात्रा क्या है, कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद के लिए एक असरदार प्रतिरोध है, या वो क्या था कि ब्रिटेन साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। तो चूंकि आप देखोगे कि नमक कानून उपनिवेशवाद के खिलाफ एक प्रतिरोध क्यों था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो समझिएगा कि नमक आंदोलन का केंद्रीय उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था, लेकिन इस आंदोलन ने क्या किया कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनता में एक राष्ट्र विरोधी भावना को क्या करता है, जन्म दे देता है। साथ ही साथ इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने समाज के सभी तबकों को प्रभावित किया तथा उन्हें उपनिवेशवाद के खिलाफ क्या करता है, प्रेरित कर देता है। यानी कि लोगों को जुटाने का काम करता है, उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना को जगाने का काम करता है और साथ ही साथ क्या करता है माय डियर फ्रेंड, तो उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रेरित करता है कि आपके लिए उपनिवेश क्या है, बहुत खराब है। तो जब इतना कुछ हुआ नमक कानून से, तो कहीं ना कहीं नमक कानून एक अभूतपूर्व घटना साबित हुआ जिसने ब्रिटेन सरकार को क्या किया, हिलाकर रख दिया। अब बात करते हैं आगे। अब समझिएगा, क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो नमक यात्रा के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा चर्चा किया। क्वेश्चन पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हो। तो समझिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग ना करने तथा औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए लोगों का क्या किया, आह्वान किया। तो मैंने क्या बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या किया, लोगों का किस लिए आह्वान किया कि आप लोग क्या करें कि अंग्रेजों का सहयोग ना करें और औपनिवेशिक कानून का क्या करें, उल्लंघन करें। तो अब कभी कभी आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आप ये बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो वो किस तरह असहयोग आंदोलन से भिन्न था, आप हमें बता दें। तो अगर मैं बात करूं भिन्नता के बारे में, तो समझिएगा, पहले समझिएगा, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने केवल अंग्रेजों का समर्थन ना करने यानी कि असहयोग करने की बात कही थी, जबकि वो कानून का उल्लंघन नहीं करने के लिए बोल रहे थे कि आप कानून का कभी भी उल्लंघन नहीं करोगे। लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ तो गांधी जी ने असहयोग ना करने के, सहयोग ना करने के साथ साथ कानून का उल्लंघन करने के लिए भी कहा था। तो यही क्या एक एक्स्ट्रा पॉइंट, इसमें कानून का उल्लंघन क्या किया, क्योंकि नमक कानून तोड़कर किसका उल्लंघन किया गया, तो नमक कानून का उल्लंघन किया, यानी कि कानून का क्या करता है, उल्लंघन कर देता है। आप समझिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम था। तो समझिएगा कि देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को नमक बनाकर तोड़ा। सबसे पहले सभी लोगों ने कानून का उल्लंघन करना शुरू किया। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। बात क्लियर है। साथ में साथ आगे जाके क्या करते हैं कि जो भी गांव ग्राम के किसान हैं, तो किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। चौकीदारी कर यानी कि अगर आपका खेत है, आपका जमीन है, उसका हम लोग क्या करेंगे, किसी और से क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, तो इसीलिए लिया जाता है चौकीदारी कर। तो सबसे पहले विभिन्न भागों के हजारों लोगों ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया और जब आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का क्या किया जाने लगा, बहिष्कार किया जाने लगा और शराब की दुकानों का पिकेटिंग की गई। साथ ही साथ किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया।
और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांवों में तैनात थे औपनिवेशिक कर्मचारी के रूप में। तो गांवों में तैनात औपनिवेशिक कर्मचारियों ने क्या किया, इस्तीफा देना क्या करता है, शुरू कर देता है। और जो जंगल में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, जो जंगली झाड़ में रहने वाला स्थानीय लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, वन कानून का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। अब आपका सवाल कि सर ये वन कानून का उल्लंघन कैसे करेंगे? तो जब वन कानून आया था तो कहा गया था कि आप किसी प्रकार के वन के लकड़ियों का उपयोग नहीं कर पाओगे, वन के वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाओगे, वन के जो भी आपके इमारती लकड़ी है, जो भी जलावन की लकड़ी है, यानी कि जो भी खाने के सामान आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, यानी कि उसको आप वहाँ से नहीं ला सकते हो। तो लोग क्या करने लगे, लकड़ी बनने के लिए नहीं, बिनने के लिए, क्या होगा, लकड़ी बिनने और मवेशियों को चराने के लिए जो भी ऐसा वन जिसपे कानून लगाए गए तो उसको आरक्षित वन बोलेंगे। तो आरक्षित वनों में क्या करने लगे, घुसने लगे। तो इतनी सारी घटनाएं हुई किसका, असहयोग आंदोलन के परिणाम के फलस्वरूप। आप समझिएगा कि जब ये परिणाम हुआ तो उसका कुछ ना कुछ तो अंग्रेजों पर प्रभाव होगा। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला उसका कुछ ना कुछ तो, जब परिणाम हुआ तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव हुआ होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अंग्रेजों पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस क्यों लिया गया। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, समझिएगा मेरा बात। इस आंदोलन से चिंतित होकर औपनिवेशिक सरकार ने हिंसक और दमनकारी रूप क्या किया, धारण कर लिया, जिसके चलते पूरे देश में, आप समझिए ये दमनकारी और हिंसक रूप क्यों अपनाया। तो हम लोगों ने देखा कानून का उल्लंघन हो रहा है। जब कानून का उल्लंघन होगा, आप उनके बातों को नहीं मानोगे तो आपको अपना बात मनवाने के लिए और उनके कानून के हिसाब से चलने के लिए लोग बहुत तरह का षड्यंत्र करेंगे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, हिंसक और दमनकारी रूप अपना लिया। और जिसके चलते पूरे भारत में क्या हुआ कि कांग्रेसी नेताओं को क्या करने लगा, गिरफ्तार किया जाने लगा। सबसे पहला जो भी कांग्रेस के नेता है उनको गिरफ्तार किया जाने लगा। अप्रैल 1930 को गांधी जी के साथी, गांधी जी का जो साथी है, नाम समझिएगा, अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब अब्दुल गफ्फार खान को अप्रैल 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया तो इनका जब गिरफ्तारी हुआ तो उससे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाराज हो गए। तो नाराज भीड़ ने सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला किया। सशस्त्र बख्तरबंद मतलब ऐसा गाड़ी जो चारों तरफ से बंद था और उस पर लोग जो होते थे, जो गाड़ी के अंदर के जो पुलिस होते थे, उनके पास बहुत तरह का जैसे पिस्तौल होता था, बंदूक होता था, राइफल होता था। तो उन गाड़ियों से और पुलिसों की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पे क्या करते हैं, उतर जाते हैं और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। अब जब ये टकराव इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया तो इस टकराव के कारण क्या हुआ, इस टकराव में बहुत सारे लोग मारे गए तथा गांधी जी को महीने भर के बाद, इस घटना के महीने भर के बाद क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब महात्मा गांधी, जब पहले तो जो है आपका अब्दुल गफ्फार खान को पहले ही जेल में डाल दिया गया था अप्रैल 1930 में, और महीने भर के बाद यानी कि 1930 का घटना है, मई जून जुलाई का बात है। तो जब उस समय गांधी जी को जेल पे डाल दिया गया तो एक तो उसका गुस्सा कि भाई आपने अब्दुल गफ्फार खान को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया, और इधर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का जोर। तो क्या किया, जब गांधी जी की गिरफ्तार हुई तो कहीं ना कहीं ये क्या किया, आग में घी डालने का काम करता है। और महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी ने इस आंदोलन को क्या करता है, और उग्र बना दिया। तो जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुआ और इस आंदोलन को जब उग्र बनाया गया तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम हुआ। तो पूछेगा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते जब गांधी जी की गिरफ्तारी होती है तो उसका क्या परिणाम हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आंदोलन जो है उग्र बन गया। तो इसकी घटना जो देखने के लिए मिला कि सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के प्रतीकों जैसे जो भी पुलिस स्टेशन है, जो भी पुलिस चौकियां हैं, जो भी नगर पालिका जो भवन है, जो भी अदालतें हैं और जो भी रेलवे स्टेशन था, उन पर लोगों ने क्या किया, हमले करने शुरू किए। यानी कि जो भी सरकारी प्रतीक है वहाँ पे हमला करना शुरू किया। तो पूछेगा, बताइए ब्रिटेन गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद कहाँ के औद्योगिक मजदूरों ने, तो क्या बोलोगे, सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने किसका दमन करना शुरू किया, तो अंग्रेजी प्रतीकों का दमन करना शुरू किया। अब जब इतना ज़्यादा दमन होने लगा तो उससे जो सरकार था वो भयभीत हो गया। तो भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया, यानी कि इतना दमन करना शुरू किया कि दया जो नाम की चीज़ है वो जो है अंग्रेजों के पास से उठ चुकी थी। तो भयभीत सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए तथा औरतों और बच्चों को क्या किया गया, मारा पीटा गया। और इतना ज़्यादा इस समय इतना ज़्यादा उग्रता बढ़ी कि लगभग 1 लाख लोगों को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। और इस नर्मम दमनकारी औपनिवेशिक रास्ते के कारण एक बार फिर क्या हुआ, महात्मा गांधी ने
आंदोलन को वापस लेने के लिए मजबूर हो गया कि जब गांधी जी को तो हिंसक रूप कभी चाहिए ही ना, तो जब इतना ज़्यादा मारपीट होगा, लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, तो गांधी जी ने क्या किया, एक बार फिर से आंदोलन जो है वापस लेने का फैसला कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब यह फैसला किया गया और चूंकि टकराव जो है लगातार चलती रही, तो इसके बीच में एक घटना हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौता। तो कभी क्वेश्चन आएगा गांधी इरविन समझौते पे टिप्पणी करिए या गांधी इरविन समझौता क्या था, तो समझिएगा। ये घटना है 5 अप्रैल 1931 का। 5 अप्रैल 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन ने एक समझौते पत्र पर दस्तखत किए, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो अब सवाल कि सर ये तो एक समझौता था जो कि 5 अप्रैल 1931 को हुआ था, और किनके बीच में बीच हुआ था? तो गांधी और साथ साथ में किसके बीच हुआ था? इरविन के बीच हुआ था। तो आप हमें ये बताएं कि इस समझौते पे किन बातों पे दस्तखत किया गया था। तो अगर मैं बात करूं तो इन पे 2 बातों पे दस्तखत हुआ था। पहला बात था कि चूंकि गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, हम लोग साइमन कमीशन का विरोध देखा था, तो बोला गया था कि आप आइए साथ में बैठकर एक गोल मेज पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का जो है आपका आंदोलन, किस प्रकार का संविधान भारत में लागू होगा और उस संविधान को किस तरह से लागू किया जाएगा, किस तरह चलाया जाएगा, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और उस समय हम लोग क्या कर रहे थे? असहयोग आंदोलन कर रहे थे। तो चूंकि जो पहला जो असहयोग जो आपका गोलमेज सम्मेलन था जो लंदन में होने वाला था, उसका हम लोग ऑलरेडी पहले ही क्या कर चुके थे? असहयोग कर चुके थे, या बहिष्कार जो है हम लोग कर दिया था। हम लोग ने उसका क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। तो इरविन का मानना था कि हम लोग सारा का सारा ठीक कर देंगे, आप लंदन आइए और लंदन में होने वाला जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, पहला तो अपने बहिष्कार कर दिया, लेकिन जो लंदन में होने वाला जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें क्या करें, आप हिस्सा लें। ऐसा इरविन ने उस समझौते पे लिखा। तो अब आपका सवाल होगा कि गांधी जी ने हाँ कर दिया। जी हाँ, गांधी जी ने क्या किया, इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी कि मैं लंदन आऊंगा और गोलमेज सम्मेलन पे मैं क्या करूंगा, बात जो है मैं करूंगा। बात करें अब जब ये प्रस्ताव इरविन की ओर से रखा गया तो गांधी जी ने भी कुछ ना कुछ तो प्रस्ताव रखा होगा। तो गांधी जी ने प्रस्ताव क्या रखा? गांधी जी ने कहा कि अगर मैं गोलमेज सम्मेलन पे भाग लेता हूं तो आप क्या करोगे, जो भी औपनिवेशिक सरकार की जो राजनीतिक कैदियां हैं, यानी कि जो भी आपने राजनीतिक कैदियां बनाई हैं भारत में, जो 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया, खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद कुछ दिन जाते आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो जब आप इतने लोगों को गिरफ्तार कर दोगे तो क्या उनको छोड़ोगे? तो इन्होंने कहा कि आप अगर आते हो और आप आंदोलन में इस बैठकी में अगर हिस्सा लेते हो तो मैं इन लोगों को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। ठीक है। तो अब गांधी जी ने क्या किया कि जब दोनों पे हस्ताक्षर हो गया, दोनों ने अपने बातों को माना, तो गांधी जी चले जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन पे हिस्सा लेने चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है समझिएगा कि इस समझौते का क्या परिणाम हुआ। परिणाम ये हुआ कि 30 दिसंबर 1931 में हुए गोलमेज के दूसरे सम्मेलन में गांधी जी ने लंदन गए तथा यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। तो अब सवाल कि सर आखिर वापस क्यों लौटना पड़ा और वार्ता जो है वो बीच में क्यों टूटा? तो ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि जब गांधी जी ने उस सभा का संबोधन किया और सभा का संबोधित करते हुए गांधी जी एक बात कहते हैं कि मैं पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा हूं और मैं जो बोलूंगा पूरा भारत के लोग वो बात मानेंगे। बात करें तो उसी समय जो भीमराव अंबेडकर थे, अपना नाम सुना होगा भीमराव अंबेडकर का, तो भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं, वहां पे खड़े होकर बोल देते हैं कि गांधी जी केवल और केवल उच्च तबके के लोग और उद्योगपति और उच्च वर्ग के लोगों का समर्थन करते हैं, ये निम्न वर्ग का समर्थन नहीं करते हैं। और दोनों के बीच में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में क्या होती, ज्यादातर बहस हो जाती है, जिसके कारण उस वार्ता को बीच में ही क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता ही। आपकी क्लास 12 की बात है, लेकिन आपको खाली जानना होगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन की जो वार्ता है वो बीच में टूट गई थी। तो जब ये टूट गया तो अब जो भी लोग लंदन गए थे, गांधी जी और जितने भी लोग गए थे, उसको वापस आना पड़ा। तो जब ये वापस आते हैं तो यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने एक बार फिर नए सिरे से दमन का जो है रास्ता शुरू कर दिया, यानी कि जो बातें हुआ कि मैं दमन का रास्ता छोड़ दूंगा, जो भी मैं जिनको भी मैंने गिरफ्तार किया उनको मैं गिरहा कर दूंगा। तो जब ये बातें नहीं देखी गई तो पहला तो क्या किया कि दमनकारी का रास्ता फिर से अपनाया तथा अब्दुल गफ्फार खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल से रिहा नहीं किया गया। तो अब इतना सारा बात देख लिया और एक बात क्या देखता है कि जिसके बाद एक नोटिस जारी कर दिया जाता है। नोटिस के साथ क्या कहता है कि जो कांग्रेस है वो गैर कानूनी, कांग्रेस का जो संगठन है गैर कानूनी है और कांग्रेस पे क्या की जाए, कार्रवाई की जाए। इतनी सारी बातें कर देती हैं। साथ ही साथ जो भी सभाएं और जो भी प्रदर्शन हो रहा था, यानी कि जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जो भी सभाएं और जो भी प्रदर्शन हो रहा था, उन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम जो है उठाया लिया।
बहुत ज़्यादा क्या किया, सख्त कदम उठाया गया। तो जब लोगों को छोड़ा नहीं गया, नरमम रास्ता जो नरमम जो दमनकारी रास्ता था उसको अपनाया गया और अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भी विरोधी गतिविधियां था उसको दबाने के लिए सख्ती का जोर अपनाया गया, कांग्रेस को गैर कानूनी जब घोषित कर दिया गया तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा। तो उसी समय गांधी जी क्या करते हैं कि अपनी भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का ऐलान करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब इरविन समझौता होता है 1931 में, तो उस समय आपको याद होगा 1931 में उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन रुक जाता है और रुकने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूरी की पूरी बंद कर देते हैं। मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लूंगा, साथ ही साथ मैं क्या करूंगा कि मैं आपके गोलमेज पे भाग लूंगा, इस तरह की बात विवाद होती है। लेकिन जब वहां से वापस आता है और उल्टा देखने के लिए मिलता है, पहले तो क्या दमनकारी रास्ता अभी भी नहीं अपनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान को अभी तक गिरफ्तार किया है तो रिहा नहीं किया, साथ में कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और चौथा क्या देखा हम लोगों ने कि जो भी सभाएं हो रही थी, बहिष्कार हो रहा था, उन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सख्ती का कदम उठाया। तो जो भी भारी आकांक्षाएं थी, अगर ये कानून सफल होता है तो हम लोग ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस तरह की जो आकांक्षाएं थी उसके चलते क्या हुआ कि गांधी जी ने फिर से आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए कहा। तो पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा कब शुरू किया गया, तो 1932 में। अब सवाल है कि यह आंदोलन कितना देर तक चला, तो तथा साल भर चलने के बाद यह आंदोलन 1934 आते आते यह आंदोलन की जो गति हो क्या होने लगी, धीमा पड़ने लगी। आंदोलन पूरा का पूरा क्या हुआ, धीमा हो गया। बात करें अब अगला जो टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे आपका कि लोगों ने आंदोलन को किस रूप में लिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ सबका टॉपिक आता है, यानी कि ये जो आपने एक आज का जो हम लोगों ने वीडियो लिया, इसके बाद और करीबन 3 वीडियो में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अगले चैप्टर पे कूच करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही आप चैनल पे नहीं हो तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन क्या करना जरूर आपको प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।